जी गुरु जी। चलिए, हम लोग कल पंचांग के बारे में लिखे थे कि पंचांग किसको कहते हैं ना। और पंचांग के बारे में पांचों चीजों के बारे में लिखवाया भी था। अरुण जी, आपकी माइक चालू है, थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए। तो वहां पे तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन पांचों चीज को मिला करके पंचांग बनता है। और इन्हीं पांचों चीजों पे सारी की सारी चीजें आधारित भी होती हैं। इन्हीं पांचों चीजों पे शुरुआती का जो स्थिति है, इसी पे पूरा का पूरा ज्योतिष निर्भर है। नक्षत्र नहीं मालूम है तो हम नामकरण इत्यादि नहीं कर पाएंगे। तिथि नहीं मालूम है, कौन सी तिथि है, क्या है, स्थिति क्या है, वो नहीं समझ पाएंगे। वार है तो वह बिना वार के कुछ होता नहीं है। और किस वार में क्या करना चाहिए, किस वार में किस क्या चीज नहीं करना चाहिए, वह चीजें होती है। करण, करण में भद्रा आदि आता है तो भद्रा का विचार करना चाहिए, और कौन सी शुभ है कौन सी अशुभ है, क्या स्थिति है, वह देखा जाता है। यह चीजें हो गई। अब हम लोग क्या देखेंगे, मंगला तिथियों की संख्या। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, मंगला तिथियों की संख्या। लिखिए, शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि। शुक्ल पक्ष में किन तिथियों को नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा आदि जो तिथियां हैं, तो नंदा तिथि कौन सी होती है वह देख लीजिए। शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी। भद्रा तिथि में लिख लीजिए द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी। द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी, ये भद्रा तिथि है। जया तिथि लिख लीजिए तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी। रिक्ता तिथि में लिखिए चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी। पूर्णा तिथि लिख लीजिए पंचमी, दसवीं, पूर्णिमा और अमावस्या। हुआ। अब इसमें लिख लीजिए क्रमशः, क्रमशः क्रमशः अशुभ,
मध्यम शुभ होते हैं। क्रमशः अशुभ, शुद्ध, शुभ, क्रमशः अशुभ, मध्यम, शुभ होते हैं। अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तिथि तक अशुभ, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तिथि तक अशुभ, षष्ठी से दसवीं तक, षष्ठी से दसवीं तक मध्यम, षष्ठी से दसवीं तक मध्यम, एकादशी से पूर्णिमा या अमावस तक की तिथियां, एकादशी से पूर्णिमा या अमावस तक की तिथियां शुभ होती हैं। इसी प्रकार इसके विपरीत, इसी प्रकार इसके विपरीत कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि, कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि 1-6-11, भद्रा तिथि 2-7-12, जया तिथि, इसी प्रकार इसके विपरीत कृष्ण पक्ष की नंदा तिथि 1-6-11, भद्रा तिथि 2-7-12, जया तिथि 3-8-13, रिक्ता तिथि 4-9-14, रिक्ता तिथि 4-9-14 एवं पूर्णा तिथि 5-10-15 या 30, 15 या 30 क्रमशः शुभ, मध्यम, अशुभ होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष में जो होंगे तो भद्रा नंदा से शुरू करके वो क्या होंगे, पहला शुभ होगा, पहला अशुभ होगा, दूसरा मध्यम होगा, तीसरा शुभ होगा, फिर चौथा जो है अशुभ होगा, पांचवा मध्यम होगा। वैसे ही कृष्ण पक्ष में क्या है कि पहले शुभ होगा, फिर मध्यम होगा, फिर अशुभ होगा। ठीक है। वह कौन सी तिथियां कही गई हैं? कृष्ण पक्ष की एक प्रतिपदा से पंचमी, जो प्रथम तिथियां हैं वह देखिए कि एक प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पंचमी तक तिथियां शुभ, षष्ठी से दसवीं तक मध्यम, एकादशी से पूर्णिमा या अमावस्या तिथियां अशुभ होती हैं। यह कृष्ण पक्ष की कही गई है।
प्रतिपदा से पंचमी तक कृष्ण पक्ष में शुभ होती है, षष्ठी से दशमी तक मध्यम होती है, एकादशी से अमावस्या तक तिथियां अशुभ होती हैं। शुक्रवार को नंदा, शुक्रवार के दिन में अगर नंदा तिथि हो, नंदा तिथि कौन सी है? 1, 6, 11। तो आप लिखिए हैं ऊपर में, तो लिखिए नंदा, केवल लिखिए कि शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जया, मंगलवार को जया, शनिवार को रिक्ता, एवं गुरुवार को पूर्णा तिथियां सिद्ध योग बनाती हैं, सिद्धि योग होती हैं या सिद्धि योग बनाती हैं। शुक्रवार को नंदा, बुधवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार को रिक्ता एवं गुरुवार को पूर्णा तिथियां सिद्धि योग बनाती हैं। हो गया? हो गया? जी कोई? गुरुजी। हाँ। अब इसमें लिखिए, सूर्यादि वारों में तिथि नक्षत्र योग से मृत्यु योग, जो मृत्यु कारक योग बनता है, मृत्यु योग बनता है, वह लिखिए। सूर्यादि वारों में तिथि नक्षत्र योग से मृत्यु योग, लिखिए रविवार से शनिवार तक क्रमशः, रविवार से शनिवार तक क्रमशः रविवार से शनिवार तक क्रमशः नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता तथा पूर्णा तिथियां रविवार से क्रमशः, मतलब रविवार को नंदा है तो मृत्यु योग, सोमवार को भद्रा है तो मृत्यु योग, बुधवार को जया है तो मृत्यु योग, गुरुवार को रिक्ता है तो मृत्यु योग, शनिवार को जो है अगर पूर्णा है तो मृत्यु योग। क्रमशः नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता तथा पूर्णा तिथियां मृत्यु योग होती हैं, मृत्यु योग होती हैं।
हो गया। आगे लिखिए, अर्थात रवि मंगल को नंदा, रवि मंगल को नंदा तिथि, सोम शुक्र को भद्रा तिथि, रवि मंगल को नंदा तिथि, सोम शुक्र को भद्रा तिथि, सोम शुक्र को भद्रा तिथि, बुधवार को जया तिथि, बुधवार को जया तिथि, गुरुवार को रिक्ता तिथि, गुरुवार को रिक्ता तिथि एवं शनिवार को पूर्णा तिथि के संयोग से मृत्यु योग बनता है। नंदा सूर्ये कुजे चैव भद्रा भार्गव चंद्रयोः बुधे जया गुरौ रिक्ता सनौ पूर्णा च मृत्युदा। यह श्लोक है, उसका अर्थ यह है कि लिखिए आगे आप लोग। दिन नक्षत्र योग से दग्ध नक्षत्र, दिन नक्षत्र योग से दग्ध नक्षत्र अशुभ कहा गया है। दिन नक्षत्र योग से दग्ध नक्षत्र अशुभ कहा गया है। रवि से शनि तक क्रमशः, रवि से शनि तक क्रमशः रवि से शनि तक क्रमशः भरणी, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, भरणी, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, भरणी, चित्रा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तरा फाल्गुनी, ज्येष्ठा और रेवती दग्ध नक्षत्र होते हैं, दग्ध नक्षत्र होते हैं। जी सुनील जी बोलिए। गुरुजी दग्ध का मतलब क्या है, कुछ बता पाए? गरम, अच्छा जी, ताजा, ठीक है। कहीं कहीं इसका मतलब ताजा होता है। दग्ध मीन की बात आती है तो ताजा ताजा मीन मतलब मछली।
दग्ध का मतलब है तपता हुआ। जो भोजन ताजा ताजा भोजन बना होता है, गरम गरम भोजन बना होता है, उसको दग्ध भोजन कहते हैं। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ इसका मतलब। हम्म। इसका मतलब है अच्छी चीज, अच्छा नक्षत्र। नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है उसका, अभी आप लोग देखिए आगे। अच्छा। सूर्य को इसका अर्थात है कि सूर्य को रविवार, मतलब रविवार से याम्य, अर्कात सूर्य से, याम्य भरणी से, अर्कात अर्कात सूर्य से, याम्य भरणी से, त्वाष्ट्र चित्रा, ये उसका अर्थ है, यह जान लीजिए। आर्कात मतलब सूर्य को आर्कात कहते हैं। याम्य मतलब भरणी, त्वाष्ट्र मतलब चित्रा, वैश्वदेव मतलब उत्तराषाढ़ा, अर्यम्ण मतलब उत्तरा फाल्गुनी, अंत्य मतलब रेवती, और भ मतलब नक्षत्र। जी गुरु जी। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, दिन तिथि के योग से, दिन और तिथि के योग से मृत्यु योग बनता है, दिन और नक्षत्र के योग से दग्ध नक्षत्र का योग कहा जाता है। ठीक है। जैसे दग्धवार हम किसको कहते हैं, सूर्य को और मंगलवार को दग्धवार कहते हैं ना, गुस्सैला या गरम। तो कुछ काम जो है उनमें अच्छे नहीं होते हैं कि होते हैं। मंगलवार को शुभ कार्य करने के लिए वर्जित कहा गया है ना। जी। तो जब सूर्य कार्य के लिए वर्जित कहा है, लेकिन कुछ चीज तो ऐसा होगा जो मंगलवार को अच्छा होगा। तो कुछ चीजों के लिए अच्छा है, कुछ चीजों के लिए खराब है। जी। क्रकच योग लिखिए, क्रकच योग। क्रकच योग षष्ठी से द्वादशी तक 7 तिथियां, षष्ठी से द्वादशी तक 7 तिथियां। गुरु जी एक क्रा, दो क्रा है ना यहाँ पे? नहीं, क्र एक है, क एक है। क्र कच, क्र कच योग, क्रक्र नहीं है, क्र कच। षष्ठी से द्वादशी तक 7 तिथियां, शनिवार से उल्टे दिन की गिनती। षष्ठी से द्वादशी तक 7 तिथियां, शनिवार से उल्टे दिन की गिनती के अनुसार, शनिवार से उल्टे दिन की गिनती के अनुसार दिन तिथि के योग से, दिन तिथि के योग से
दिन तिथि के योग से अधम योग कहा गया है। अधम योग कहा गया है। अधम योग कहा गया है। जैसे शनिवार को षष्ठी, शनिवार को षष्ठी, शुक्रवार को सप्तमी, गुरुवार को अष्टमी, शनिवार को षष्ठी, शुक्रवार को सप्तमी, गुरुवार को अष्टमी, बुधवार को नवमी, बुधवार को नवमी, मंगलवार को दसवीं, मंगलवार को दसवीं, सोमवार को एकादशी, सोमवार को एकादशी और रविवार को द्वादशी तिथियां होने पर क्रकच योग होता है। क्रकच योग हो जाता है। क्रकच का मतलब होता है अधम। ठीक है, जो ऊपर लिखाया गया ना अधम, वही चीज है। क्रकच का मतलब होता है अधम। शनिवार को षष्ठी, शुक्रवार को सप्तमी, गुरुवार को अष्टमी, बुधवार को नवमी, मंगलवार को दसवीं, सोमवार को एकादशी और रविवार को द्वादशी तिथि होने से क्रकच योग हो जाता है। उसी प्रकार बुध को प्रतिपदा, बुध को प्रतिपदा, बुध को प्रतिपदा तथा रवि को सप्तमी होने पर, तथा रवि को सप्तमी होने पर अधम योग हो जाते हैं। अधम योग हो जाते हैं। इसे सवर्त योग कहते हैं। इसे सवर्त योग कहते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि षष्ठी प्रतिपदा और अमावस्या तिथि को दंत धावन करना श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, 3 दिन ब्रश मंजन नहीं करना चाहिए। कौन कौन सा दिन? दातुन नहीं करना चाहिए, दांत नहीं धुलना चाहिए। कौन कौन सी तिथि? षष्ठी, प्रतिपदा और अमावस्या तिथि को दतौन
या मंजन आदि नहीं करना चाहिए। इसके जगह पे क्या करना चाहिए? मिट्टी आदि से दांत को धुलना चाहिए। मिट्टी आदि से दांत को धुलना चाहिए, जैसे गंगा जी का बालू हो गया, या फिर पीली मिट्टी हो गई, या ऐसे चीजों से दांत को धोना चाहिए, या और कुछ लगा करके दांत को धोना चाहिए। गुरुजी ये षष्ठी और अमावस्या इसके बाद कौन सी तिथि? षष्ठी, प्रतिपदा और अमावस्या। ब्रश न लगा करके मंजन से ही केवल अगर आप दांत को धुल लेते हैं तो वह भी उत्तम है, लेकिन ब्रश या दतौन या ऐसे चीज से दांत नहीं धोना चाहिए। ठीक है। अगला लिखिए, कार्य विशेष में निमित्त तिथियां। कार्य विशेष से निंदित तिथियां। षष्ठी तिथि में स्त्री पुरुष दोनों के लिए तेल वर्जित है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए षष्ठी तिथि में तेल वर्जित है। अष्टमी में मांस भक्षण। अष्टमी में मांस भक्षण। चतुर्दशी में हजामत। चतुर्दशी में हजामत। और अमावस्या में मैथुन वर्जित है। द्वितीया दशमी तथा त्रयोदशी में उपटन नहीं लगाना चाहिए। द्वितीया दशमी तथा त्रयोदशी में उपटन नहीं लगाना चाहिए। सप्तमी, नवमी और अमावस्या को आंवले का तेल लगाकर स्नान निषेध है। मतलब उस दिन आंवले का तेल नहीं लगाना चाहिए। सप्तमी, नवमी और अमावस्या को आंवले का तेल लगाकर स्नान निषेध। करना कब चाहिए यह देख लीजिए। उन्हीं तिथियों में किस किस अवस्था में कौन कौन व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। शिशु, बूढ़ा एवं रोगी के लिए षष्ठी में तेल लगाना चाहिए। शिशु, बूढ़ा एवं रोगी के लिए षष्ठी में तेल लगाना चाहिए।
दुर्गा पूजा अष्टमी का प्रसाद मांस अष्टमी तिथि को खाना चाहिए। स्वजनों की मृत्यु के कारण चतुर्दशी में छौर हजामत करना चाहिए। तथा दीपावली सुख रात्रि की अमावस्या को मैथुन करना चाहिए। विष योग लिख लीजिए, विष योग। रविवार को चतुर्थी चौथ। विष योग में लिखिए, रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, रविवार को चतुर्थी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को द्वितीया, बुधवार को द्वितीया, गुरुवार को अष्टमी, शुक्रवार को नवमी, तथा शनिवार को सप्तमी तिथि रहने पर विष योग होता है।
हो गया। इसी अब लिख लीजिए हुतासन योग। हुतासन योग। रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगल को सप्तमी। रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगल को सप्तमी, बुध को अष्टमी। रविवार को द्वादशी, सोमवार को षष्ठी, मंगलवार को सप्तमी, बुधवार को अष्टमी, गुरुवार को नवमी, सोमवार को षष्ठी, मंगल को सप्तमी, बुध को द्वितीया, गुरुवार को अष्टमी। मैं दोबारा यही लिखवा रहा हूँ क्या सुनील जी? हाँ जी गुरुजी, कुछ कंफ्यूजन हो गया है इसमें, दोबारा से बता दीजिए। अच्छा, हुतासन में लिखिए रविवार को द्वादशी, ये सही है। जी गुरुजी। सोमवार को षष्ठी, जी गुरुजी। मंगलवार को सप्तमी, जी गुरुजी। बुधवार को अष्टमी, जी गुरुजी। गुरुवार को नवमी, जी गुरुजी। शुक्रवार को दशमी, एक मिनट गुरुजी, शुक्रवार को दशमी। हाँ जी गुरुजी, आगे। शनिवार को एकादशी। एकादशी। तिथि होने पर हुतासन योग हो जाता है। ये पंचांग में देखने वाली चीजें हैं, ठीक है। जी। ये पंचांग में देखने की चीजें हैं। जब हम कोई कार्य करने जाते हैं तो उसके हिसाब से कौन सी तिथि और कौन सा योग सही होता है, वह जैसे आप शुरुआती में हमने लिखवाया ना, सिद्धि योग होता है। तो कोई कार्य करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी, या दुकान इत्यादि खोलेंगे तो सिद्ध होगा, या कोई चीज करेंगे तो सही होगा ना। तो वैसे ही यह यमघट इत्यादि दोष हैं और ये सभी। अब अगला लिखिए यमघट योग। इनका कहीं कहीं यह भी है कि यह लगता नहीं है, कहीं कहीं मान्य नहीं होता है। कहीं कहीं का मतलब विंध्योत्तरे भागे। कहाँ? विंध्यस्योत्तरे भागे तु यावद तु हिमाचलम। मतलब विंध्याचल के उत्तर भाग से लेते हुए हिमाचल तक यमघट कादोश्चित्ति नान्य देशे कदाचन। इन क्षेत्रों में इसका यमघट आदि का कोई मतलब नहीं होता है। यमघट में लिखिए रविवार को मघा, जी। रविवार को मघा, सोमवार को विशाखा, जी। मंगल को आर्द्रा, बुध को मूल, जी। बृहस्पति को कृत्तिका, शुक्र को रोहिणी, एक बार फिर से बोलेंगे गुरुजी? रविवार को मघा, सोमवार को विशाखा, मंगलवार को आर्द्रा, बुधवार को मूल, बृहस्पतिवार को कृत्तिका,
शुक्रवार को रोहिणी और शनिवार को हस्त नक्षत्र होने से इन दिन नक्षत्र का योग दिन और नक्षत्र का योग यमघट हो जाता है। यमघट का योग हो जाता है। ये सभी योग शुभ कार्यों में वर्जित हैं। कौन कौन से योग? पहले विष योग, फिर हुतासन योग, फिर यमघट योग और दुर्योगापाद योग। ठीक है, ये 4-5 योग जो हैं ये सभी जो है शुभ कार्यों में वर्जित हैं। यात्रा में तो अवश्य त्यागने योग्य है। जब यात्रा कहीं कर रहे हो तो उसमें तो अवश्य त्याग कर देना चाहिए। जब कोई पूछे कि हमको यहाँ यात्रा करना है, करनी चाहिए कि नहीं, तो इन तिथियों का संयोग मिला लिया करिए, उसके बाद में जाने के लिए कहिए। कोई शुभ कार्य है तो इस जो है योग में नहीं करना चाहिए, वर्जित है। लिखिए अगला शून्य तिथियां। समय तो हो गया है तो रहने दें। ठीक है गुरुजी। जी गुरुदेव। पुरुषोत्तम जी के नाम से कौन जुड़ा है? बहुत दिन के बाद जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी। गुरुजी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हेलो हाँ, पुरुषोत्तम जी बोलिए। जी, प्रणाम।